दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की। इसी राजगढ़ जिले एक कस्बा आता है पचौर। ये बात 2023 की है। राजगढ़ जिले में एक कस्बा है पचौर। इस कस्बे में मंडी रोड नाम की एक जगह है जहां आर्टिफिशियल फ्लावर बिकते हैं। इस फ्लावर की दुकान को फैजान नाम का एक व्यक्ति चलाता है, लेकिन ये दुकान अपने फूलों से ज्यादा दुकानदार के काम की वजह से चर्चा में रहती है। दरअसल करीब 2 साल पहले तक फैजान की माली हालत बहुत खराब थी। हालत इतनी मुश्किल के थे कि साल 2020 में जब उसके पिता को अचानक महंगे इलाज की जरूरत पड़ी तो फैजान और उसके छोटे भाई को मस्जिद में चादर फैलाकर लोगों से मदद मांगनी पड़ी थी। लेकिन इसके बाद फैजान की किस्मत अचानक बदल गई। देखते ही देखते उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, मानो उस पर पैसों की बारिश होने लगी हो। उसने कस्बे की आदिल कॉलोनी में 22 लाख रुपए का एक मकान खरीद लिया, फिर 2 लाख की बुलेट मोटरसाइकिल भी। इतना ही नहीं, अब वो जल्द ही महिंद्रा थार खरीदने की तैयारी कर रहा था। आसपास के लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर फैजान के पास इतना पैसा कहां से रहा है। इस राज पर से पर्दा 8 अक्टूबर को उठ गया। हुआ ये कि उस दिन दोपहर करीब 3 बजे चंडीगढ़ पुलिस की एक टीम पचौर थाने पहुंची। टीम के साथ आए एसआई गुरमीत सिंह ने टीआई पचौर से अलग जाकर काफी देर तक बातचीत की और उनके आने की असली वजह बताई। ये सुनकर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआई धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाई जो चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी करने निकली। इस दौरान पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए फैजान को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम ने लालपुरा से राजेंद्र सिंह झाला नाम के एक और युवक को भी पकड़ा और दोनों को लेकर चंडीगढ़ रवाना हो गई। फैजान की गिरफ्तारी के बाद उसकी अचानक रईसी का रहस्य का खुलासा हुआ। फैजान की रईसी कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कहानी जून जुलाई के महीने में शुरू होती है, जब चंडीगढ़ के सेक्टर 19 में रहने वाले एक बड़े व्यवसायी के बेटे परमिंदर को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज आया। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले 1 हफ्ते तक लगातार उस नंबर से मैसेज आते रहे। परमिंदर ने अब भी उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक उसी अनजान नंबर की प्रोफाइल फोटो बदल गई। अब वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर नजर आ रही थी। इस बार परविंदर ने रुचि दिखाई और हाय का जवाब हाय से दिया। बातचीत शुरू होते ही कुछ ही दिनों में परमिंदर को इस नंबर से एक मैसेज मिला, कैन आई कॉल यू। परमिंदर थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर कुछ देर विचार करने के बाद उसने यस लिखकर भेज दिया। करीब 2 घंटे बाद उसी नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आई। नंबर पहचानते ही परमिंदर ने फोन रिसीव कर लिया। परमिंदर ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक मीठी और मनमोहक आवाज सुनाई दी। वो कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर विनम्रता से जवाब दिया। हालांकि उसके मन में सवाल उठने लगे कि ये कौन हो सकती है। फोन पर आए आवाज ने हल्की हंसी के साथ कहा कि वो कभी मिले नहीं हैं और नहीं एक दूसरे को जानते हैं। यह सुनकर परमिंदर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आया कि किसी अनजान व्यक्ति से इस तरह अचानक बातचीत कैसे शुरू हो गई। अब उसके मन में यह सवाल घूमने लगा कि आखिर उसका नंबर इस युवती के पास आया कहां से। युवती ने हंसते हुए कहा कि उसने यूं ही कोई भी नंबर सेव कर लिया था और जब व्हाट्सएप पर प्रोफाइल चेक किया तो परमिंदर की डीपी में लगी तस्वीर देखकर उससे दोस्ती करने की इच्छा जाग उठी। इसी वजह से उसने मैसेज कर दिया था। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। कुछ ही मिनट में माहौल इतना सहज हो गया कि युवती ने खुद ही अपना परिचय दे दिया। उसने बताया कि उसका नाम मधुलिका है और वो जयपुर की रहने वाली है। फिलहाल वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही है। इसके बाद मधुलिका परमिंदर से काफी देर बात करती रही। इस दौरान उसने परविंदर से बात करते हुए कई बार गहरी सांसें ली, जिसकी आवाज परमिंदर के कानों में फोन बंद कर दिए जाने के बाद तक गूंजती रही।
उस दिन के बाद से परमिंदर और मधुलिका के बीच हर रोज लंबी बातें होने लगी। देर रात तक दोनों फोन पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बातों का सिलसिला इतना बढ़ गया कि हफ्ते भर बाद एक रात मधुलिका ने अचानक परमिंदर को वीडियो कॉल कर दिया। परमिंदर ने कॉल अटेंड किया तो स्क्रीन पर जो नजारा दिखा उसने उसे कुछ पलों के लिए चौंका दिया। मधुलिका पारदर्शी कपड़ों में बिस्तर पर लेटी हुई थी और हल्की मुस्कान के साथ उससे बातें कर रही थी। उसके हाव भाव और अंदाज कुछ अलग ही थे। मधुलिका की अदाओं और लहजे ने परमिंदर के दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। उसकी नसों में खून उबाल मार रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखते हुए बात जारी रखी। 2 दिन बाद स्थिति ये बनी कि मधुलिका पूरे कपड़े निकालकर परमिंदर से वीडियो कॉल पर बात करने लगी। और फिर एक रोज उसने परमिंदर से भी अपने कपड़े उतारने को कहा। मधुलिका की बात सुनकर परमिंदर ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन फिर उसके कहे अनुसार अपने कपड़े निकालकर मधुलिका के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उस रात कभी देर तक परमिंदर निर्वस्त्र होकर मधुलिका के साथ वीडियो कॉल करता रहा। इसके बाद मधुलिका ने यह कहकर फोन काट दिया कि वो उसे जल्द ही मिलने के लिए दिल्ली बुलाएगी। दूसरे दिन परमिंदर देर तक सोकर उठा, लेकिन उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि काश मधुलिका आज ही उसे दिल्ली बुला ले। थोड़ी देर बाद उसने मधुलिका से बात करने के लिए फोन लगाया तो उधर से मधुलिका बोली, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा है, एक बार देखो। परमिंदर ने फोन काटकर मधुलिका द्वारा भेजा गया वीडियो देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मधुलिका ने कल रात उस समय उसकी वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी, जब वो बिना कपड़ों के उससे निर्वस्त्र होकर बात कर रहा था। बाद में उसने परविंदर के न्यूड वीडियो को अपने न्यूड वीडियो के साथ जोड़कर इस तरह से एडिट कर दिया कि ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक ही बिस्तर पर न्यूड होकर मस्ती कर रहे हो। वीडियो देखते ही परमिंदर घबरा गया और तुरंत मधुलिका को फोन लगाया, लेकिन इस बार कॉल किसी और ने अटेंड किया। एक अजनबी युवक फोन उठाते ही युवक ने सीधे धमकी दी, अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो तुरंत 10 लाख रुपए तैयार रखो, वरना ये वीडियो तुम्हारे परिवार और दोस्तों को भेजने के साथ ही इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। परमिंदर घबरा गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए युवक से ऐसा न करने की मिन्नतें की, लेकिन उसकी बातें सुनने के बजाय फोन करने वाला बदमाश अपनी धमकी दोहराता रहा। आखिरकार थक हारकर परमिंदर ने युवक द्वारा बताए गए बैंक खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और बाकी रकम जल्द देने का वादा कर लिया। परमिंदर को लगा कि शायद 2 लाख मिल जाने के बाद वे लोग उसे और परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उसका सोचना गलत था। अब तो रोज सुबह शाम उसके पास फोन आने लगा, जिसमें और पैसे डालने का दबाव डाला जाने लगा। इस लगातार बढ़ते दबाव से परेशान होकर आखिरकार परमिंदर ने हिम्मत जुटाया और चंडीगढ़ के सेक्टर 24 थाने में अपने साथ हुई इस ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस को जल्द ही समझ आ गया कि परमिंदर सेक्स टोर्सन गिरोह का शिकार हुआ है। इस मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने परमिंदर द्वारा दिए गए फोन नंबर की लोकेशन ट्रेस की और जांच आगे बढ़ाई। अगस्त महीने में पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर जिले के कैदवाड़ा गांव में छापा मारा, जहां से मोबिन, रशीद और अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों का भी पता चल गया। इसके बाद पुलिस ने भरतपुर के पाली गांव से अली शेर, हरियाणा के पलवल गांव से मोहम्मद अल्ताफ, अलवर जिले के बेया गांव से साजिद, पाड़ी से तलाक खान, कैदवाड़ा से साहिब और गाजीपुर गांव से सतीश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने इस गिरोह के ठगी के तरीके और उनके बैंक ट्रांजैक्शनों की जांच की तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। पता चला कि इस सेक्स टोर्सन गैंग ने पिछले 2 सालों में लगभग 50 लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे करीब 4 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके थे। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ठगी का सारा पैसा 45 अलग अलग बैंक खातों में जमा करवाया गया था और ये सभी खाते मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पचौर कस्बे की बैंकों में संचालित हो रहे थे। इससे पुलिस को समझ आ चुका था कि इस सेक्स टोर्सन गिरोह का पचौर से गहरा कनेक्शन है।
जांच में पता चला कि सभी बैंक खाते ऑनलाइन खोले गए थे और इन्हें खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आर्टिफिशियल फ्लावर बेचने वाला फैजान था। इससे ये साफ हो गया कि फैजान इस गिरोह का अहम हिस्सा था। इसी कड़ी में 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ पुलिस ने पचौर पहुंचकर फैजान को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने लालपुरा गांव से राजेंद्र झाला को भी अपनी हिरासत में ले लिया। दरअसल परमिंदर से जिस बैंक खाते में 2 लाख जमा करवाए गए थे वो राजेंद्र झाला के नाम पर था। इस तरह पुलिस के हाथ इस गिरोह की जड़ तक पहुंचने लगे थे। चंडीगढ़ पुलिस ने फैजान और राजेंद्र झाला को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की। इस दौरान ये साफ हो गया कि पूरा खेल फैजान का था, जबकि राजेंद्र झाला को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि उसके बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आए और कब निकाले गए। राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि फैजान ने उसे लोन दिलवाने का झांसा देकर बैंक खाता खुलवाया था। फैजान ने कहा था, हम कुछ दिन तुम्हारे खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे जिससे बैंक को लगेगा कि तुम्हारा अकाउंट एक्टिव है और तुम्हें आसानी से बड़ा लोन मिल जाएगा। इस खुलासे के बाद पुलिस ने राजेंद्र को सरकारी गवाह बना लिया और कोर्ट में धारा 164 के तहत उसके बयान दर्ज करवा दिए। इससे उसे जमानत मिल गई। दूसरी तरफ फैजान की साजिशों का पूरा काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया और अदालत ने उसे जेल भेज दिया। अनजान नंबरों से आने वाले मैसेज और कॉल्स पर कभी भी जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया न दे। खासकर अगर कोई अजनबी दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हो तो पहले उसकी सच्चाई जांच ले। किसी भी अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉल पर अनावश्यक रूप से निजी बातें या अश्लील हरकतें ना करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।